नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुड़गाड़ एकेडमी में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय इतिहास, जिसमें हमने सेकंड टॉपिक चालू कर दिया था भारत की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। इसमें उनका विस्तार, इन सामान्य परिचय, किसने खोज की, और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है। आज उन्हीं स्थलों को हम पढ़ेंगे और वहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं। इन सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज के हमारे इस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख सभ्यता स्थल एवं उनसे प्राप्त होने वाले साक्ष्य। पहला आता है सूटगोई। ये सभ्यता का अंतिम उत्तरतम स्थल है। अंतिम यानी सबसे उत्तर में मिलने वाला यही अंतिम स्थल है। अफगानिस्तान के उत्तरी अफगान शहर से प्राप्त ये हमें होता है। ये पंज नदी के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो सोने के साक्ष्य यानी गोल्ड, और बहुमूल्य पत्थर जिसे लाजपत मनी भी कहते हैं, बहुमूल्य पत्थर के भी साक्ष्य मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहर निर्माण प्रणाली के भी यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त मिलते हैं सूटगोई से। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम वही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट साक्ष्य पढ़ेंगे जो लगभग कोई सब्जेक्ट या टीचर शायद तक नहीं लिखा था, वही हम लिख पढ़ेंगे। बाकी सामान्य साक्ष्य तो हर किसी को पता होते हैं। आगे देखते स्थल तो मेहरगढ़। ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। इसका समय 7000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है, अर्थात ये नवपाषाण काल का स्थल है। इसलिए इसे सभ्यता का ज्ञात सबसे प्राचीन स्थल मानते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो मेहरगढ़ हमारा आंसर होगा। यहीं से मानव के स्थायी निवास के प्रथम साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। वही आगे अन्य साक्ष्य में देखें तो सभ्यता का प्राचीनतम अन्नागार यहीं से प्राप्त होता है। सभ्यता का प्राचीनतम अन्नागार, ठीक है दोस्तों। वही गेहूँ की 3 एवं जौ की 2 किस्में प्राप्त होती हैं। भैंस और भैंसा पालन के साक्ष्य एकमात्र यहीं से हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते तो सुत्का गेंडोर। ये सभ्यता का ज्ञात अंतिम पश्चिमी स्थल बिंदु है। सभ्यता का ज्ञात अंतिम पश्चिमी बिंदु है, अर्थात हमने जब सभ्यता के देखे तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, तो ये सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये दास नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1923 में ओरेल स्टीन के द्वारा की गई। यह स्थल अरब सागर के मकरान समुद्र तट पर स्थित है। ये अरब सागर है, इसके पास एक मकरान नाम का स्थल है, मकरान समुद्र तट पर स्थित है। साक्ष्य देखें तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो समुद्र तट के किनारे, तो ऑब्वियसली ये एक बंदर का नगर है। ये बंदर का नगर है, तो इसका किसी न किसी देश के साथ व्यापार होगा, तो वही यहाँ से हमें साक्ष्य देखने को मिलता था। यहाँ पे एक बंदर का नगर था एवं बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बालाकोट। साक्ष्य हमें यहाँ से क्या क्या मिलते हैं? तो मनका उद्योग के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। वही दूसरा साक्ष्य देखें तो शिव के बड़े मनके का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो पहला ऑप्शन तो हमारा रहेगा मनका उद्योग। अगर मनका उद्योग ऑप्शन में नहीं है तो हमारा दूसरा उत्तर रहेगा सूती उद्योग। इस कारण मनका उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इसे व्यापारिक सभ्यता भी कहते हैं या विकसित सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक सरल देखने को मिलता है कि सभ्यता के 4 स्थलों से मनका उद्योग के विकसित के साक्ष्य मिलते हैं। तो वह 4 स्थल कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पर है बालाकोट, 2 नंबर पर चौंदड़ो, 3 नंबर पर लोथल, 4 नंबर पर सूरकोटड़ा। अर्थात हम ये कह सकते हैं इन चारों स्थल से हमें मनका उद्योग के साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं। वही दूसरा बात यह है कि चौंदड़ो से सबसे प्रसिद्ध मनका उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते तो हमारा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले अर्थात वर्तमान में साहिवाल जिले में ये स्थित है। इसका अन्वेषण या खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। वही मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखें तो मस्तकों का टीला है।
मृतकों का टीला क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान का साक्ष्य भी प्राप्त नहीं मिलता है। अभी हम थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि यहाँ से इसका शाब्दिक है मृतकों का टीला, लेकिन हम दूसरी बात करें कि यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिलता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का दाह संस्कार किया जाता था, अर्थात उन्हें जलाया जाता था, जिसके कारण यहाँ से हमें राख के या भस्म के टीले मिलने के कारण इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह स्थल सिंधु नदी के दाई तट से प्राप्त होता है। तो सिंधु मानिए कि ये सिंधु नदी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका दाई भाग है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। इसके उत्खनन करता या खुदाई करता कौन कौन थी, तो 1926 से 1927 के मध्य जॉर्ज डेल्स एवं अर्नेस्ट मैकेट के द्वारा इनके द्वारा खुदाई की गई। ये स्थल उत्खनन इस स्थल का उत्खनन लगभग 7 स्तरों में हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है। दूसरा देखें तो मुर्दों का नगर किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृतकों का टीला एवं मुर्दों का नगर दोनों में बड़ा दिन का फर्क है। तो ये किसे कहते हैं, तो ये लोथल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यहाँ से हमें अनेक समाधियाँ मिलती हैं। लोथल से तो अनेक समाधियाँ मिलती हैं, मोहनजोदड़ो से समाधियाँ किसी प्रकार की देखने को नहीं मिलती हैं, अर्थात यहाँ से हमें भस्म की राख देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला मोहनजोदड़ो से कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पहला साक्ष्य देखें तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। आपको यदि आप किसी स्कूल की वगैरह परीक्षा वगैरह तैयारी करें या किसी स्कूल में हो तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल पर 15 शब्द या 20 शब्द लिखिए। ब्रॉन्ज यानी कांस्य, डांसिंग यानी नृत्यरत, गर्ल यानी नारी, अर्थात कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति। यह इस मूर्ति की ऊंचाई 4.5 इंच की मूर्ति है। ये द्रविड़ मोम या सिक्त विधि से निर्मित की गई, अर्थात इसे ऐसे हाथों से वगैरह नहीं बनाया गया। इसे जैसे हम मोमबत्ती बनाते हैं उसके प्रारूप बनाने के बाद उसमें लिक्विड डालते हैं, उसी प्रकार इस मूर्ति को भी बनाया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मूर्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल किस प्रजाति की मूर्ति है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मूर्ति में है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो चिपटा माथा या सिर है, इसका सिर एक तरफ से चिपटा हुआ है आगे से। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे देखें तो इसके अत्यंत एक घुंघराले बाल हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस डांसिंग गर्ल के बाल मलिंगा के जैसे हैं, उसके भी अत्यंत घुंघराले बाल है। मजाक में ले रहा हूँ दोस्तों से आप इसे। और आगे इसकी विशेषता देखें तो इसका स्तन भाग कम उबाल लिए हुए। तो इस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्तन भाग जो जमे है वो इतना में देखने को नहीं मिलता है। वही हमें भारतीय या किसी अन्य पुरुष या वर्तमान समय में महिलाओं को देखें तो उनका स्तन भाग में अधिक देखने को उभरा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। ये हम तुलना करके चल रहे हैं। तो ये आगे देखें तो इस मूर्ति की और क्या विशेषता है, तो ये मूर्ति नग्न अवस्था में हमें देखने को मिलती है तथा एक हाथ में चूड़ियाँ एवं गले में मुक्ता माला लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की विशेषता। आपको 15 शब्द या 20 शब्द में पूछा जा सकता है। आगे देखें तो योगी या पुजारी जी का सिर, कौन से योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पूछते। यहाँ पे योगी यानी जो यहाँ से हमें प्राप्त एक मूर्ति प्राप्त की है उसे योगी जी का नाम योगी नाम दिया गया। ये प्रस्तर या पाषाण की मूर्ति, अर्थात ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। ये हमें खंडित अवस्था में मिलती है। और सबसे बड़ी विशेषता देखें तो ये मंगोलाइट प्रजाति की मूर्ति है। इस मूर्ति की क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है, तो मोटे होठ, ध्यान की मुद्रा में आंखें नासिका पर केंद्रित हैं। जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो ये योग की अवस्था में है। यदि आप दोस्तों ये अवस्था देखना चाहते तो ये आप अपनी दोनों आंखों को अपने नाक पर केंद्रित करके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका मध्य वाला सिर का भाग वहाँ से कितना तेज दर्द करने लगता है। वहीं इस मूर्ति की और अन्य विशेषता देखें तो मुछविन अर्थात इस मूर्ति की हमें मुझे देखने को नहीं मिलती है एवं दाढ़ी युक्त मूर्ति है। इस मूर्ति में हमें योगी जी की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है, बल्कि दाढ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, जैसे कि अभी दाढ़ी को बनवा के आए हैं। आगे देखिए तो नींबू की आकृति वाले शॉल ओढ़ रखे हैं इनके द्वारा।
तथा इनके ऊपर एक शॉल की भी कलाकृति की गई, जिसमें हमें ये सामान्य देखने को मिलता है कि नींबू जैसी आकृति होती है, उस हिसाब से इनके ऊपर डिजाइन की गई है। वही आगे देखें तो अन्य साक्ष्य में पशुपतिनाथ या शिव, पशुपतिनाथ शिव, ये 3 सिंग वाला पुरुष है। इस पुरुष के दाई और हाथी और व्याघ्र अर्थात चीते का तथा बाई और गेंडा व भैंस का चित्रण किया गया है और निचले भाग पर 2 हिरण बैठे हुए हैं। जॉन मार्शल ने इसे आर्य शिवा कहा है अर्थात प्रोटो शिवा नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो से और हमें क्या साक्ष्य देखने को मिलते हैं तो अन्नागार। ये अन्नागार यानी धान्य कोठार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्थलाकृति से माना जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो 45.71 इंटू 15.23 वर्ग मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो हमें ये किस प्रकार देखने को मिलती है, तो हमें 3 पंक्ति में देखने को मिलते हैं। आप इसे सामान्य डायग्राम में देख सकते हैं। 3 पंक्ति में कैसे, तो एक पंक्ति तो सामने को तरफ, 2 पंक्ति दाई तरफ, एक पंक्ति दाई तरफ और एक पंक्ति बाई तरफ। ठीक है दोस्तों, जिसमें 9 कोठार बने गए हैं। तीनों पंक्तियों में 9 कोठार है, तो अर्थात 3 पंक्तियाँ हैं तो एक में 9 कोठार है, तो यहाँ पे हमें टोटल 27 कोठार देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्थलाकृति कहते हैं। आगे देखते तो विशाल स्नानागार या स्नानगृह या अन्य नाम देखे तो हौज या हौद है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई एवं गहराई देखे तो 39 इंटू 23 इंटू 8 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई एवं गहराई है। अब इसका सामान्य डायग्राम के रूप में देखें तो किस प्रकार हमें देखने को मिलता है वर्तमान समय में। ठीक है, तो आप मानेंगे कि ये एक स्नानागार है जिसके दाई तरफ या बाई तरफ दोनों और उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, वही सामने से हमें जल आने के हेतु रास्ता देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें यह पट्टियाँ लगाकर इनके द्वारा पानी रोका जाता है। जब पानी की आवश्यकता न होने पर ये पट्टियाँ पुनः हटाने के बाद ये पानी का निष्कासन कर दिए देती। वहीं इन सीढ़ियों के पास में दाई और हमें 3 वस्त्र परिवर्तन रूम देखने को मिलते हैं, जिसे हमें वर्तमान में हम चेंजिंग रूम भी कहते हैं। और इसी स्नानागार का प्रयोग हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, सामान्य हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्रयोग हमें धार्मिक अनुष्ठान में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं जॉन मार्शल ने इसे ग्रेट बाथ यानी महान स्नान गृह का तथा इसे समकालीन विश्व का महान आश्चर्य भी कहा है। अन्य साक्ष्य में देखें तो क्या क्या है, तो यहाँ से विश्व महाविद्यालय भवन के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, एक पुरोहित आवास के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम देखें कि और कौन कौन से आवास हैं जिनके साक्ष्य हमें अन्य स्थल से भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पुरोहित आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। श्रमिक या मजदूर आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो हड़प्पा से। सरपंच या मुखिया के आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। व्यापार या बनिया के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बनावली से। जौहरी या सोनार के आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बनावली से हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें हाथी का कपाल खंड या खोपड़ी देखने को मिलती है। एवं अन्य साक्ष्य में देखें तो घोड़े के दांत देखने को मिलते हैं और कुबड़दार बैल का खिलौना देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि घोड़े के दांत के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे हम नोट के रूप में देखे हैं तो घोड़ा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था। क्या घोड़ा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था, केवल इसके 3 स्थलों से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पूरी सभ्यता में हमें घोड़े के 3 जगह से साक्ष्य प्राप्त, घोड़े के होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहला कौन सा है स्थल, वहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो घोड़े के दांत के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ अर्थात छोटी छोटी मूर्तियाँ हमें कहाँ से देखने को मिलती है, तो लोथल से। और घोड़े की हड्डियाँ या अस्थि पंजर कहाँ से देखने को मिलता है, तो सूर कोतड़ा से। ये जो हो गया घोड़े से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आगे देखते तो कुबड़दार बैल का खिलौना यहाँ से प्राप्त होता है। हाथ में चाकू लिए बकरे का पीछा करते हुए मानव का चित्रण भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। वही अगला साक्ष्य देखें तो गीली मिट्टी पर सूती कपड़े के साक्ष्य हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। एवं कुंभकार के 6 बट्टे अर्थात कुमार के 6 बट्टे यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। एवं कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते, जो हमने आगे देख के आ चुके। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ के लोग अपने शवों का
दाह संस्कार करते थे। दाह संस्कार यानी इन्हें जलाते थे। अर्थात सभ्यता की सबसे बड़ी ईंटें यहीं से हमें प्राप्त होती हैं एवं सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हो स्केल या पैमाना या मापक के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहा कि सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं। तो सभ्यता की मोहरें, सर्वाधिक मोहरें हमें कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से। पूरी सभ्यता की कितने परसेंट मिलती हैं? तो पूरी सभ्यता की कुल 68% हमें मोहरें मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। एवं सर्वाधिक चित्रित मोहरें हमें कहाँ से मिलती है? ये तो हमने बात की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिलती, तो वो हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। और ये यदि हमारा क्वेश्चन हो कि सर्वाधिक चित्रित मोहरें कहाँ से मिलती हैं, तो हड़प्पा से। और पूरी सभ्यता की कितने प्रतिशत मिलती हैं? तो कुल 19%। आगे अन्य बात देखें तो सभ्यता के 2 स्थलों से पैमाने के साक्ष्य मिलते हैं। पूरी सभ्यता है वहाँ से हमें भाई स्केल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पैमाना उसे कहते हैं, ठीक है। तो या किस चीज़ को नापने का यंत्र उसे पैमाना कहते हैं। तो पहला हमारा आता है सीप या शंख का पैमाना कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? तो लोथल से। ये तो दोस्तों हो गया हमारे मोहनजोदड़ो के साक्ष्य, उसकी खोज यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है हमारा स्थल चौंदड़ो। इसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजुमदार द्वारा की गई एवं इसका उत्खनन कब किया गया? तो 1935 में अर्नेस्ट मेकी द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। अब चौंदड़ो से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। तो पहला आता है साक्ष्य सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध मणका उद्योग कहाँ से देखने को मिलता है? तो चौंदड़ो से, जो हम आगे पहले क्वेश्चन में देख के आ चुके थे। एवं अलंकृत हाथी का भी चित्रण यहाँ से देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह अर्थात पैरों के निशान हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो चौंदड़ो से। और उससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें तो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चौंदड़ो से सब हमें मिलता है। और अन्य साक्ष्य में देखें तो काजल का साक्ष्य या सुरमा भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। स्याही की दवा दें, दर्पण युक्त ताम्र श्रृंगार दान है, तांबे का बना हुआ कांच हमें यहीं से देखने को मिलता है। फिर आगे देखें तो सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटों मिलती हैं। ईंट मूलतः आयताकार होती है, लेकिन यहाँ से हमें ईंटें किस प्रकार मिलती है? तो वर्गाकार, ठीक है दोस्तों, इस हमें देखने को मिलती है। यहाँ से झुकर जागर संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप कहेंगे कि झुकर जागर संस्कृति क्या होती है, तो वो भी हम देखें। तो प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा काल के साक्ष्य जहाँ से मिलते हैं उसे झुकर जाकर सभ्यता कहते हैं। अब इसका अर्थ देखें तो गरीब अर्थात दीनी संस्कृति माना जाता है झुकर जाकर संस्कृति को, ठीक है। अब यहाँ से अन्य साक्ष्य देखें तो हाथ में जोज लिए एक स्त्री का चित्रण भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। 2 जार अर्थात हमें पानी पीने के मग भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। पक्की ईंट से बनाई गई पाइप की नालियाँ कहाँ से देखने को मिलती हैं? तो चौंदड़ो से। अन्य साक्ष्य में देखें तो 4 पहियों की गाड़ी, कंघा, उस्तरा, इत्र रखने का बर्तन अर्थात ये हम कह सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की समस्त सामग्री कहाँ से मिलती है? तो चौंदड़ो से। आगे देखें तो मुद्राओं पर मछली एवं घड़ियाल का अंकन यहाँ से देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सभ्यता स्थल आता है कोटदजी। ये सभ्यता का सबसे विशिष्ट 6 दलीय पुष्पाकृति युक्त मर्दबांट है। अर्थात यहाँ से हमें एक ही सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एक ऐसा बर्तन मिलता है या मर्दबांट मिलता है या घड़ा मिलता है जिसमें 6 अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ की गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये घड़ा है, रफली डायग्राम के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एक डिज़ाइन की गई है, यहाँ पे कुछ अन्य तरह में डिज़ाइन की गई है, ये दूसरा ही भाग है तो यहाँ पे अलग से की गई है, यहाँ से एक और अन्य भाग है तो यहाँ से अलग की गई है। ऐसे ऐसे इस कुछ भागों पर अलग अलग कलाकृतियाँ की गई हैं जिसे 6 तलीय पुष्पाकृति युक्त मर्दबांट कहते हैं। अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम बार स्वास्तिक का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। इसी घड़ों के ऊपर हमें स्वास्तिक जैसे साक्ष्य के मिलते हैं। तो
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलाकृतियाँ वाला गड़ा दिया गया है। ये तो हो गया हमारा कोटदी। अब अगला हमारा सभ्यता स्थल रहता है हड़प्पा, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट भाग के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।